विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। पिछली क्लास में आपने विभाजन सूत्र पढ़ा, विभाजन सूत्र के कुछ एप्लीकेशंस देखे, फिर त्रिभुज के विभिन्न केंद्र देख रहे थे आप, केंद्रक के निर्देशांक देखे, अंतः केंद्र भी देख लिया था। अब पहले जो विभाजन सूत्र है यानी डिवीजन फार्मूला, रेशो फार्मूला, उसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। विभाजन सूत्र एक पुनरावलोकन, रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन फार्मूला। आप जानते हैं, सपोज ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं। ए के निर्देशांक दे रखे हैं आपको x1, y1 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं x2, y2। तब ए बी को m/n के अनुपात में विभाजित करने वाले किसी बिंदु C के निर्देशांक, ये C पॉइंट हो गया जो m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है। अगर C बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा के इनसाइड है तो अपन कहते हैं अंतःविभाजन हो रहा है। ए बी को आगे या पीछे बढ़ाने पर कोई बिंदु आ जाए D, और D पॉइंट भी इसको क्या है AD/BD, ये भी आपको m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा हो ए बी को, तो D कहेंगे कि D बाह्य रूप से ए बी को विभाजित कर रहा है और C अंतर रूप से ए बी को विभाजित कर रहा है। इस केस में अपन C के निर्देशांक, आप जानते हैं C के निर्देशांक क्या थे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ये उस बिंदु C के निर्देशांक हैं जो A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n के रेशो में अंतर रूप से विभाजित कर रहा है। इसी तरह D पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे थे आपने, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, D क्या है, D भी AB को m/n के रेशो में विभाजित कर रहा है, लेकिन D बाह्यतः विभाजित कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, कॉमा m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n। ये एक्सटर्नल डिवीजन वाला आ गया। फिर यहाँ से आपने मिड पॉइंट और पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकाले थे। x1/1 और x2/2 को मिलाने वाली रेखा का मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2, कॉमा y1 प्लस y2/2 होगा। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन भी निकाले थे। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कौन से, ऐसे बिंदु जो ए बी को तीन भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि एक पॉइंट तो हो गया C, ये तो 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, और इसी तरह D पॉइंट ये 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ये C और D क्या थे, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन थे, समत्रिभाजक बिंदु थे। समत्रिभाजक अंतर रूप से विभाजित करने वाले भी हो सकते हैं, बाह्य रूप से विभाजित करने वाले भी हो सकते हैं। फिर आपने लिखा था ए बी पर किसी बिंदु के निर्देशांक, ए बी पर किसी बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। ए कौन सा पॉइंट है, वही जो पहले लिखा था। ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं। तो इस पर कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, कोई पॉइंट यानी कि λ/2 1 के रेशो में डिवाइड करने वाला पॉइंट वो P है, तो वो क्या आ गया था, λ(x2 प्लस x1 अपॉन λ+1, कॉमा λ/2 प्लस y1 अपॉन λ+1। यहाँ λ-1 नहीं होता। अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो इंटरनल डिवीजन होगा, और लैम्डा नेगेटिव होगा तब एक्सटर्नल डिवीजन होगा। और इसमें भी ये था कि अगर लैम्डा न्यूमेरिकली ग्रेटर देन 1 हो तब तो ये पॉइंट कहाँ होगा, ए बी। इसको आगे बढ़ाने पर प्राप्त होगा पॉइंट ये, कब, ये λ/1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है और लैम्डा न्यूमेरिकली 1 से ग्रेटर है। और अगर ये पॉइंट पीछे की साइड में होगा, ये P' लिख लेते हैं, ये भी λ/1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, जबकि लैम्डा 1 से स्मॉलर हो। यानी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड पर कोई भी, ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक λ(x2 प्लस x1 अपॉन λ+1, कॉमा λ/2 प्लस y1 अपॉन λ+1। λ-1 नहीं हो सकता। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन होगा, लैम्डा नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। अगर न्यूमेरिकली लैम्डा 1 से बड़ा है
तो ये बाह्य विभाजन वाला बिंदु ए बी को आगे बढ़ाने पर प्राप्त होगा। और अगर ये लैम्डा न्यूमेरिकली 1 से छोटा है और बाह्य विभाजन है तो ये बी ए को पीछे बढ़ाने पर प्राप्त होगा। ये अपन ने कर लिया था। अच्छा, साथ साथ एक रिजल्ट और था, रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 बिंदुओं कैपिटल P x1 y1 और कैपिटल Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को λ/2 1 के अनुपात में विभाजित करती हो, तब लैम्डा, बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको लर्न करके रखना होता है। उम्मीद है सबने याद कर लिया होगा। लैम्डा बराबर आता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c, ये लैम्डा की वैल्यू। यानी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पॉइंट्स p x1 y1 और q x2 y2 को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को λ/2 1 के रेशो में विभाजित करती हो, तब लैम्डा का मान कितना आएगा, माइनस ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c, ये आएगा। लैम्डा पॉजिटिव होगा तो इंटरनल डिवीजन होगा और लैम्डा अगर नेगेटिव होगा तो ये एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि बाह्य विभाजन होगा। तो इससे अपन निकाल लेते हैं। इसी से अपन ने साथ साथ किया था, ये लाइन की जगह एक्स एक्सेज हो जाए, एक्स अक्ष इस पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित करती है, वो माइनस y1:y2 के रेशो में विभाजित करती है। और वाई एक्सेज पी क्यू को मिलाने वाली लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगी, वो -x1:x2 के रेशो में डिवाइड करती है। ये आपने लर्न कर लिया था। फिर इनकी सहायता से अपन ने वो ट्राइंगल के स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक तो किया था आपने केंद्रक, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की मध्यकाओं का प्रच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। एक पढ़ा था आपने इन सेंटर, अंत्य केंद्र। अंत्य केंद्र क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त अंत्यवृत्त और अंत्यवृत्त का केंद्र अंत्य केंद्र कहलाता है। यह त्रिभुज के आंतरिक कोणों के अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु भी होता है। इसके निर्देशांक भी आपने पढ़े थे। फिर आपने लिए थे बहिष केंद्र, एक्स सेंटर्स। एक्स सेंटर्स क्या थे, कोई भी अपन ट्राइंगल ले लें और ट्राइंगल की दो साइड को बढ़ा दें और एक साइड ऐसी रखें, दो तो बढ़ी हुई साइड और एक साइड ट्राइंगल की ओरिजिनल जो भी साइड है, उन तीनों को स्पर्श करने वाला वृत्त उस भुजा के सामने बहिर्वृत्त कहलाता है, या शीर्ष के सामने। जैसे मैं दोबारा बना दूं फिगर, ये है। तो इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त लिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। त्रिभुज की भुजा बी सी और ए बी और ए सी को बढ़ाने पर ए बी और ए सी बढ़ी हुई को स्पर्श करने वाला वृत्त ए के सम्मुख बहिर्वृत्त कहलाता है। ये कह दो बी सी को स्पर्श करने वाला बहिर्वृत्त, इसका केंद्र C1 या CA लिख देते हैं, तो ये ए के सम्मुख बहिर्वृत्त कहलाता है। और ए के सम्मुख बहिर्वृत्त का केंद्र C1 या CA हो गया। इसी तरह से बी के सम्मुख और सी के सम्मुख निकाल सकते थे। इनके केंद्र के निर्देशांक भी पढ़े थे आपने। फिर उसके बाद आपने पढ़ा परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। किसी भी त्रिभुज की तीनों शीर्षों से, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाने वाला वृत्त उसका परिवृत्त और परिवृत्त का केंद्र परकेंद्र कहलाता है।
पर केंद्र त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धकों का प्रच्छेद बिंदु भी होता है, या कह दो ऐसा बिंदु है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। और फिर एक पढ़ा था आपने लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र क्या था? त्रिभुज की ऊंचाइयों का प्रच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ये सारे आपने पढ़ लिए थे। अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में ये सारे केंद्र एक ही बिंदु पर आ जाते हैं। कौन कौन से केंद्र? केंद्रक, सेंट्रॉइड, अंतःकेंद्र, परकेंद्र और लंब केंद्र। भैंस केंद्र तो हमेशा बाहर होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज में ये सारे केंद्र एक ही बिंदु पर आ जाते हैं। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होता, आइसोसेल ट्राइंगल होगा, तो ये सारे के सारे एक ही लाइन पे आ जाएंगे। एक ही लाइन पे क्यों आ जाएंगे? अपन ने क्या केंद्र क्या परिभाषित किया था? मध्यकाओं का प्रच्छेद बिंदु। तो ये आपकी त्रिभुज की मध्यका है, ये सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु और ए शीर्ष है। ये ही ए से बी सी पर लंब है, ये ही कोण ए का अर्धक है, और ये ही भुजा बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और वो पॉइंट इन्हीं की सहायता से परिभाषित करते थे आप, क्योंकि केंद्र क्या है? मध्यकाओं का प्रच्छेद बिंदु है, ये मध्यका है, इसलिए इसी पर होगा केंद्रक। अंत्य केंद्र क्या होता है? आंतरिक कोणों के अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु होता है, ये कोण ए का अर्धक है, इसलिए इसी पर होगा। लंब केंद्र क्या था? शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रच्छेद बिंदु। ये ए से बी सी पर डाला गया लंब है, इसलिए लंब केंद्र इसी पर होगा। और सर्कम सेंटर, परिकेंद्र, परकेंद्र क्या होता था? त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धकों का प्रच्छेद बिंदु। ये बी सी का लंबवर्धक भी है, बी सी का लंबवर्धक है तो परकेंद्र बी सी भी होगा। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में सारे केंद्र एक रेखा पर होते हैं, और समबाहु त्रिभुज में सारे केंद्र, ये चारों केंद्र एक बिंदु पर आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक रिजल्ट आ गया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। यदि ओ जी एच त्रिभुज ए बी सी के क्रम से परकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र हो, तब ओ जी एच समरेखीय होंगे। अभी बात कर रहे थे अपन ओ जी एच, वो तो समद्विबाहु त्रिभुज में थे, ये सामान्य त्रिभुज में भी ओ जी एच समरेखीय होंगे। ओ क्या है? त्रिभुज का परकेंद्र, जी केंद्रक और एच उस त्रिभुज का लंब केंद्र। तो ओ जी एच समरेखीय होंगे, और जी ओ एच को 1:2 के अनुपात में अंतः रूप से विभाजित करता है, अर्थात ओ जी इज टू जी एच बराबर 1:t। और दूसरी तरह से लिख दें, एच ओ जी को 3:2 के अनुपात में विभाजित करेगा, अर्थात एच ओ इज टू एच जी बराबर 3:2। अगेन इफ ओ जी एच बी द सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड and ortho center of a triangle ABC, then OG and H are collinear and G divides OH internally in the ratio 1:2, that is OG is to GH equal to 1:2 and H divides OG externally in the ratio 3:2। तो देखो ये रिजल्ट बहुत बढ़िया रिजल्ट है, कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक बार अपन इसको प्रूफ करते हैं। सपोज ये ट्राइंगल दे रखा है आपको, कौन सा ट्राइंगल हो गया? ए बी सी ट्राइंगल ले लिया आपने। एक तो परकेंद्र की बात हो रही है, और वो क्या था? सर्कम सेंटर, जी केंद्रक और एच ऑर्थो सेंटर, तो तीनों बनाते हैं। ये तो इसका मान लिया आपने मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है, तो ए से डी को मिला देंगे, मध्यका हो गई। इसी तरह से ए सी का मिड पॉइंट लिया आपने ई, ये दूसरी मध्यका हो गई। और ए बी का मिड पॉइंट लिया एफ, ये सी से जाने वाली मध्यका हो गई। तो ये क्या हो गया? ये तो अपने पास सेंट्रॉइड हो गया जी। अब अपन लेते हैं ऑर्थो सेंटर। ए से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं ए एल, बी से लंब डालते हैं बी एम, और सी से लंब डालते हैं सी एन, ए एल बी एम सी एन। अब अपन लेते हैं फिर इसमें
सरकम सेंटर की बात करते हैं, ये जी हो गया आपका, ये आपका एच ऑर्थो सेंटर हो गया और ये ओ सरकम सेंटर हो जाएगा। इन तीनों को मिला देते हैं। ये ओ आपका सरकम सेंटर, ये जी सेंट्रॉइड और ये एच ऑर्थो सेंटर। अब यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डालेंगे तो इधर आ जाएगा मिड पॉइंट पर, ये परपेंडिकुलर हो गया ओ डी। और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल सकते थे अपन ओ ई, और यहाँ से ओ एफ परपेंडिकुलर, वो नहीं डाला अपन ने। चलो क्या प्रूफ करना था आपको, दोबारा से त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, इसमें ओ सरकम सेंटर है, जी आपका सेंट्रॉइड है केंद्रक है, और एच ऑर्थो सेंटर है। और ये कह रहा है कि जी डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, जी ओ जी को डिवाइड, ओ एच को डिवाइड करता है। किस अनुपात में करता है, 1:2 के रेशो में। जी ओ एच को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखें, बहुत आसान प्रूफ। पहले तो आपने क्या किया कि ये मान लिया कि बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं, तो ए डी बी ई और सी एफ ये मध्यकाएँ हो गई। फिर ए से लंब डाल दिया आपने, किस पर लंब डाल दिया, ए से बी सी पर लंब डाल दिया, ए एल। ए से बी सी पर लंब डाला, ये ए एल हो गया। बी से ए सी पर लंब डाल दिया, ये बी एम हो गया। और सी से ए बी पर लंब डाल दिया, ये सी एन हो गया। और तीनों कहाँ मिल गए, ये तीनों मिल गए आपके एच पर, तो एच ऑर्थो सेंटर हो गया, जी आपका केंद्रक हो गया। और ओ क्या है, ऐसा पॉइंट जिससे तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है, या कह सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, भुजाओं के लंबवर्तकों का प्रच्छेद बिंदु। तो एक तो आपने क्या किया, ए सी का मध्य बिंदु ई से जाने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई ओ, और बी सी का मध्य बिंदु डी से जाना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ डी, और दोनों का प्रच्छेद बिंदु वो क्या आ गया, ओ, ये सरकम सेंटर आ गया। अब अपन ये दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए एच जी और त्रिभुज ए एच जी एंड ओ जी डी समरूप हैं, सिमिलर हैं। ट्राइंगल ए एच जी एंड ट्राइंगल ओ जी डी आर सिमिलर। क्यों सिमिलर हैं, देखें आप। देखिए ये वाला, मैं इसको अलग भी बना सकते हैं या वैसे ही देखें, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो दो ट्राइंगल में एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं। शीर्षाभिमुख कोण है, कौन कौन से, ये ए जी एच और डी जी ओ, दोनों त्रिभुज, दोनों कोण बराबर हैं। अच्छा, ये ए एच और ओ डी एक ही रेखा पर, ए एल और ओ डी कहते हैं, बी सी पर लंबे हैं इसलिए समांतर हैं। दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है, तो इसका मतलब ये वाले एंगल, देखो कौन से एंगल में बनाता हूँ, एक तो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, और तिर्यक रेखा काटती है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, और ये दोनों एंगल कैसे हो गए, बराबर हो गए। इनको मैं दोनों को यहाँ साइड में बना दूँ एक बार, ये लाइन और ये लाइन दोनों, और एक लाइन इनको ये काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ये लाइन पैरेलल कैसे हैं, बी सी पर एक ही रेखा पर अलग अलग बिंदुओं से लंब डालें, एक ही रेखा पर अलग अलग बिंदुओं से लंब डालेंगे तो हमेशा समांतर होंगे। अब दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। मैं यहाँ लिख दिया है, यहाँ
त्रिभुज AHG और OGD समरूप है। तो अब देखें, पहले तो अपन क्या करते हैं, इस ट्राइंग जो ब्लैक वाली बन रही है इसके सामने वाली साइड लेते हैं। कौन कौन सी साइड हो गई इसमें, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो देखिए, हाँ, एक तो अपने पास हो गया AH अपॉन OD। इसके अलावा फिर ये ऊपर वाला एंगल, ए पर जो एंगल बन रहा है ये वाला देखें, इसके सामने वाली साइड कौन सी हो गई, HG, और ये हो गई आपकी OG, और ये बराबर हो गई फिर AG/GD। ये आ गया। दो त्रिभुज आपको समरूप दिखाई दे रहे हैं, समरूप दिखाई दे रहे हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में होंगी, इसलिए ये समानुपाती लिख दी आपने। अब देखें AG/GD। AD क्या है, मध्य का है। AD क्या है, मध्य का है, और G क्या है, केंद्रक है। केंद्रक AD को किस रेशो में काटेगा, 2:1 के रेशो में। तो वही लिख दिया आपने, दिस इम्प्लाइज HG/OG बराबर 2:1। यह आप कह सकते हो, यहाँ दोबारा लिख दें इसको, जो आपको प्रूव करना था, OG/GH बराबर 1:2। बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन। दोबारा से देखें क्या था, किसी भी त्रिभुज में परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र समरेखीय होते हैं, और केंद्रक OH को 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है, या कह सकते हो HO को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो ये आपको लर्न करके रखना है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं जो कुछ लिखा है आपको, देखें। यदि OGH त्रिभुज ABC के क्रम से परकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र हों, तब OGH समरेखीय होंगे और GOH को 1:2 के अनुपात में अंतर रूप से विभाजित करता है। अगेन, इफ OGH be the circumcenter, centroid and orthocenter of a triangle ABC, then OG and H are collinear and G divides OH internally in the ratio 1:2। ये कहा गया था। और दूसरा भी लिखा है, H OG को 3:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये तो उससे देख लेंगे, पहले प्रूफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, त्रिभुज ABC लिया, 3 मध्यकाएं बनाई, तीनों मध्यकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु G पर आ गया। A से जाने वाली मध्यका AD, B से जाने वाली मध्यका BE और C से जाने वाली मध्यका CF। तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, G। तो G केंद्रक आ गया। फिर आपने ABC से सम्मुख भुजाओं पर लंब डाल दिया। A से लंब डाला वो AL, B से लंब डाला BM और C से लंब डाला वो CN। तीनों लंब कहाँ मिल गए, H पर। तो H क्या हो गया इनका, ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र हो गया। फिर आपने देखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC और CA, दो भुजाओं के लंबर तक ले लिए। BC का मध्य बिंदु है D, तो D से जाने वाली रेखा जो BC के लंबवत है DO हो गई। इसी तरह AC का मध्य बिंदु E से जाने वाली लंबवत रेखा EO हो गई। दोनों O पर मिल गए, इसलिए O क्या हो गया, परकेंद्र हो गया। अब HGO को मिला दिया। अब आपने देखा कि त्रिभुज AHG और त्रिभुज OGD समरूप हैं। क्यों समरूप हैं देख सकते हैं। एक तो G पर बनने वाले एंगल, ये दो लाइन कट कर रही हैं, तो ये AGH और OGD दोनों एंगल बराबर हो गए, वर्टिकली ये अपोजिट हैं। शीर्ष वो कोण है, इसलिए दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर। फिर AG वो AL और OD दोनों BC पर लंब हैं, दोनों BC पर लंब हैं, इसलिए समांतर होंगे। और एक रेखा HO इनको काट रही है। तो H पर बनने वाला कोण और O पर बनने वाला कोण AHG और DOG दोनों बराबर हो गए, एकांतर कोण है। अब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तीसरा कोण कौन सा था, ये आ गया HAG और ODG, ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। तो आपने लिया AH/OD। AH G के सामने वाली भुजा और इधर इसी के बराबर कोण था, उसके सामने वाली भुजा OD आ गया। फिर HG A के सामने वाला कोण वो भुजा HG और इधर D के सामने वाली भुजा OG, ये बराबर प्रोपोर्शनल हो गए। और फिर AG प्रोपोर्शनल टू GD हो गए। लेकिन G तो क्या है, केंद्रक है। केंद्रक कहाँ है, मध्य का AD पर। मध्य का AD को 2:1 के अनुपात में काटता है, तो ये 2/1 लिख दिया, यानी कि HG/OG बराबर 2:1 आ गया।
और रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया OG/GS, तो 1:2 आ गया। यही प्रूफ करना था, तो ये आपको लर्न करके रखना है। हाँ, फिर दूसरा रिजल्ट क्या था, कह रहा था HOG को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए अपन ने क्या बनाया है, ये बनाया है आपने, ये तो आपके पास H है, ये G है और ये O है। दोबारा देखें इधर, HGO, और ये किस अनुपात में काट रहा है। इधर आपका जैसे मान लेते हैं, मैं लंबाई लिख देता हूँ उनकी, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये लंबाई मान लो 2L है और ये वाली लंबाई L है, यानी कि आपने प्रूफ किया था अभी HG/GO 2:1, और फिर इसको लिख दिया था OG/, या आपने लिख दिया फिर OG/HG, ये 1:2 लिख दिया था। अब क्या कह रहे हैं, HO अगर ये 2L है और ये L है तो HO 3L हो गया, और HG ये 2L हो गया। अब अपन ये लिख दें, अब HO अपॉन HG, HO कितना हो गया, HO 3L हो गया, और HG कितना हो गया, 2L हो गया, यानी कि 3/2 हो गया। तो देयरफॉर HO/HG इक्वल टू 3:2, यानी कि OG को एक्सटर्नली 3:2 के रेशो में काट रहा है। तो यही वहाँ लिखा हुआ था, HO ये 3L हो गया और GO ये HG 2L हो गया, तो ये 3:2 आ गया। बाकी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उतना ही याद रखें कि सेंट्रॉयड OG को 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है। और कैसे प्रूफ किया था, आपने ट्राइंगल लिया और ट्राइंगल में आपका सेंट्रॉयड बना लिया, ऑर्थो सेंटर बना लिया, सर्कम सेंटर ले लिया, मिला दिया, 2 ट्राइंगल हुए, 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए, संगत भुजाएं समानुपात में। अब और वो कॉन्सेप्ट काम में लिया कि G केंद्रक को 2:1 के G मध्य को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। बस अपने आप प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्राइंगल whose ortho center is at 1,1 and circum center is at 3,6। वही क्वेश्चन हो गया। क्या बनाया अभी आपने, इस तरह से बनाया, ये तो ऑर्थो सेंटर दे दिया H, और ये G ले लेते हैं, और ये क्या है O। क्या दे रखा है आपको, ऑर्थो सेंटर दे रखा है 1,1 पर, और सर्कम सेंटर दे रखा है 3,6 पर। आपको G निकालना है, तो G किस रेशो में डिवाइड करता है इसको, 2:1 के रेशो में। वहाँ 1:2 लिखा है, वो OG को लिखा है। अब अपन HG को देख लेते हैं, ये 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो सामान्य से रेडियस फार्मूले से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं G के कोऑर्डिनेट H, K हैं। क्या पूछा है, दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक त्रिभुज का लंब केंद्र 1,1 पर और परकेंद्र 3,6 पर है, इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करो। तो ये आप जानते हैं, अभी आपने प्रूफ किया है कि केंद्रक लंब केंद्र और परकेंद्र को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, और रिवर्स लिख देंगे OH को, तो 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है। तो अब यहाँ लिख देते हैं, विभाजन सूत्र की सहायता से यूजिंग रेशो फॉर्मूला H बराबर कितना आ गया, स्मॉल h बराबर 2 × 3 प्लस 1 × 1 अपॉन 2 + 1 कॉमा k कितना आ जाएगा, 2 × 6 प्लस 1 × 1 अपॉन 2 + 1, ये आ गया। या कह सकते हो आप 6 + 1 7/3, और ये आ जाएगा 12 + 1 13/3। तो ये क्या आ गया, G आ गया आपके पास। ये केंद्रक के निर्देशांक आ गए। दोबारा से देख लेते हैं। 1,1 पर तो ऑर्थो सेंटर था, और 3,6 पर सर्कम सेंटर है, परिकेंद्र है। ये लंब केंद्र और परिकेंद्र, G के कोऑर्डिनेट निकालने थे। G किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको पता है कि HG/GO। अभी आपने देखा था
HG:GO, ये कितना होता है 2:1। रिवर्स भी लिख सकते थे, OG:HG, वो 1:2 था। तो आपने देखा 2 × 3 6 प्लस 1 × 1 7/3 और अपॉन 2 + 1 और K बराबर क्या आ गया 2 × 6 प्लस 1 × 1 अपॉन 2 + 3, तो 7/3 13/3 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 37, द सेंट्रोइड एंड इनसेंटर ऑलवेज लाई विद इन द ट्राइंगल। कोई भी त्रिभुज ले लें, उसका केंद्रक और अंत्य केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होते हैं। किसी भी त्रिभुज के केंद्रक और अंत्य केंद्र सदैव त्रिभुज के अंदर होते हैं, सदैव त्रिभुज के आंतरिक बिंदु होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीजन भी है। ये क्या होती है केंद्रक होता है मध्यकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। मध्य का शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाते हैं, तो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होगी। और आंतरिक और अंत्य केंद्र क्या होता है आंतरिक कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। कोणों के अर्धक हैं तो ये भी हमेशा त्रिभुज के अंदर होंगे, तो ये आ गया। फिर सेकंड आगे पढ़ते हैं। इफ़ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर एक्यूट एंगल्स देन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर लाई विद इन द ट्राइंगल। यदि त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हों, यदि त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल हो, 90 से छोटे हों, तब लंब केंद्र और परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होते हैं, या कह दो त्रिभुज के आंतरिक बिंदु होते हैं। तो ये सभी को पता है, फिर भी अपन ने एक बार लिख दिया। क्या है दोबारा पढ़ते हैं। किसी भी त्रिभुज के केंद्रक और अंत्य केंद्र सदैव त्रिभुज के अंदर होते हैं। यदि त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, तब लंब केंद्र और परकेंद्र ये भी त्रिभुज के अंदर होते हैं। भी अपन ने बनाए हुए थे फिगर, फिर आप बना के देख सकते हैं। देखें, ये त्रिभुज हो गया कोई भी आपका, तीनों कोण कैसे हैं आपके एक्यूट एंगल हैं, ये ए, ये बी, ये सी। तो देखिए सबसे पहले बनाते हैं अपन ऑर्थो सेंटर। ये लंब डाल दिया, ये इस पे लंब डाल दिया और ये यहाँ से लंब डाल दिया। ये एच आ गया आपका, ए एल बी एम सी एन, ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर कहाँ है त्रिभुज के अंदर, कब, जब तीनों कोण कैसे हों न्यून कोण हो। और सर्कम सेंटर अगर बनाते हैं आप इसमें, तो सर्कम सेंटर क्या होता है तीनों भुजाओं के लंबवर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। ये आपका परकेंद्र हो गया। ये डी बीसी का मध्य बिंदु, ई एसी का मध्य बिंदु और एफ आपका ए बी का मध्य बिंदु। तो इस तरह से ये आपने देखा अगर न्यून कोण है तो परकेंद्र और लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होंगे, और जो केंद्रक और अंत्य केंद्र है वो आपको पहले से पता है। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर लाइज एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड एंड द सर्कम सेंटर इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, लंब केंद्र उस शीर्ष पर होता है जहां की समकोण है। लंब केंद्र त्रिभुज के
उस शीर्ष पर होगा जहां की समकोण है। ये आप पहले से जानते हैं, फिर अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ये ट्रायंगल बना लिया आपने, ए बी सी। ए से अगर बी सी पर लंब डालते हैं तो वो ए बी आएगा। ए से बी सी पर लंब डाल दिया, चूंकि बी पर राइट एंगल है तो ए बी आ गया। बी से ए सी पर लंब डाल दिया, दो लंब इस बिंदु पर मिल गए तो यही ऑर्थो सेंटर हो गया। और सी से लंब डाल दिया, सी से ए पर, वो भी बी पर मिल रहे हैं, तो तीनों केंद्र, तीनों लंब कहाँ मिल रहे हैं? बी पर। तो यही क्या हो गया आपके पास? लंब केंद्र हो गया। ये आपने पहले भी बनाया था फिगर। और फिर परकेंद्र, परकेंद्र कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के शीर्ष पर होगा जहाँ की समकोण है। और समकोण त्रिभुज का परकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। क्यों होता है ये अपन ने पहले डिस्कस किया था। परकेंद्र क्या होता है? ऐसा बिंदु जो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। क्योंकि परकेंद्र परिवृत्त का केंद्र होता है। और परिवृत्त क्या होता है? शीर्षों से जाने वाला वृत्त। समकोण त्रिभुज में शीर्षों से जाने वाला वृत्त कैसा होता है? समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है कि ये तीनों शीर्षों से जाएगा, जो कर्ण है वो उसका व्यास हो जाता है एक। और जो व्यास का मध्य बिंदु होगा, व्यास का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। ये मान लिया O है, तो ये दूरी, ये वाली दूरी, और यहाँ से इसको मिला दें तो कर्ण का मध्य बिंदु त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। और परकेंद्र भी ऐसा ही बिंदु है। परकेंद्र क्या है? ऐसा बिंदु जो त्रिभुज की तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। तो समकोण में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, इसलिए ये परकेंद्र हो गया। और अलग से भी आप जानते हैं कि अगर तीनों शीर्षों से जाने वाला वृत्त बनाएंगे तो जो त्रिभुज का कर्ण है वो उसका व्यास हो जाता है, और व्यास का मध्य बिंदु फिर वही आपका परकेंद्र हो गया। तो ये आप लर्न करके रखेंगे। कॉन्सेप्ट 39, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर फॉल आउटसाइड द ट्राइंगल। अधिक कोण त्रिभुज में, ये भी अपन ने पहले डिस्कस किया है, पर एक बार रिजल्ट बना के दोबारा लिख दिया है। अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र और परकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होते हैं। वैसे उम्मीद है सभी को याद होंगे। जिन लोगों को याद नहीं हो वो इन रिजल्ट्स को याद करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इन पे ही बन जाते हैं। दूसरे उसमें भी आ सकते हैं और यहाँ ज्योमेट्री में भी बन सकते हैं। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर फॉल आउटसाइड द ट्राइंगल। देखें अपन बनाते हैं। पहले अपन ने क्या किया? ये सर्किल बना लिया। अब सर्किल में एक त्रिभुज बना देते हैं अपन। ये त्रिभुज बना दिया आपने ABC। तीनों शीर्षों से जाने वाला वृत्त त्रिभुज का परिवृत्त, और परिवृत्त का केंद्र त्रिभुज का परकेंद्र। तो ये त्रिभुज ABC का परकेंद्र हो गया। त्रिभुज के बाहर दिखाई दे रहा है, त्रिभुज के बाहर दिखाई दे रहा है, त्रिभुज का परकेंद्र हो गया। यानी कि यही अपन ने कहा था कि एक एंगल, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो तीनों शीर्षों से जाने वाला वृत्त त्रिभुज का परिवृत्त, और परिवृत्त का केंद्र त्रिभुज का परकेंद्र। तो त्रिभुज ABC का परकेंद्र हो गया। भुजाओं के लंबवर्धक भी ले सकते थे। अच्छा, अब अपन ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं। एक ट्राइंगल लिया आपने, ये ABC। ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपने ले लिया B, और ये ले लिया C। और आपसे कहा कि अब इसका ऑर्थो सेंटर बनाइए।
ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रच्छेद बिंदु। तो पहले ए से BC पर लंब डालते हैं। अब BC तो इस साइड में है, तो अपन ए से जो लंब डालेंगे, ए से लंब इस तरह से डालेंगे कि BC को पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये AL ए से डाला गया लंब हो गया। फिर इसी तरह से जब B से लंब डालेंगे तो B से लंब यहाँ चला जाएगा। ये B से AC पर लंब डाल दिया M, इसको अपन पीछे बढ़ा देते हैं। अब अपन इसी तरह से फिर C से लंब डाल देते हैं। C से किस पर लंब डालेंगे? C से AB पर लंब डालेंगे। AB को क्या किया आपने? AB को भी पीछे बढ़ाया, आगे बढ़ाया AB को। तो देखिए ये तो अपने क्या किया, A से लंब डाला आपने, और A से जो लंब डाला उसको आपने पीछे बढ़ा दिया। A से BC पर लंब डाला पहले, C से AB पर लंब डाला, और इन तीनों लंबों को आपने पीछे बढ़ा दिया। और तीनों लंब जिस बिंदु पर मिल गए ये, वो इनका क्या है? ऑर्थो सेंटर है। तो ये आपका H आ गया। दोबारा से देखें, ABC आपने त्रिभुज बनाया, पहले A से लंब डाला AL, कहाँ? BC पर, लेकिन BC पर लंब आ नहीं सकता था तो अपने BC को पीछे बढ़ा दिया, तो AL आ गया। फिर B से लंब डाला BM AC पर, और फिर C से लंब डाला आपने CN, ये AC को AB को आगे बढ़ाया। तीनों लंबों को अपन ने क्या किया, जैसे ये कौन कौन से लंबे आपके पास? CN, BM और AL। AL को आगे बढ़ाया, CN को आगे बढ़ाया और BM को पीछे बढ़ाया। तीनों कहाँ मिल गए? H बिंदु पर मिल गए, तो H इनका लंब केंद्र आ गया। तो फाइनली जो अपन ने लिखा था, क्या लिखा था कि अधिक कोण त्रिभुज के लंब केंद्र और परकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होते हैं। परकेंद्र ये दिखाई दे रहा है और लंब केंद्र आपको यहाँ बना दिया, ये त्रिभुज के बाहर स्थित है। फिर आगे चलते हैं। ये रिजल्ट सारे छोटे छोटे रिजल्ट हैं, हो सकता है आपको पहले से ही, हो सकता है क्या है, तो पहले से ही याद होंगे, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं है वो उनको याद करेंगे। अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। सपोज एक त्रिभुज दे रखा है आपको ABC, A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा वो मैं लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये अपन डायरेक्ट याद कर लेते हैं, 1/2 ब्रैकेट x1/2 माइनस x2/1 प्लस, ब्रैकेट की बजाय मैंने मॉडुलस साइन लगाता हूँ क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, प्लस x2/3 माइनस x3/2 प्लस x3/1 माइनस x1/3। ये ट्राइंगल ABC का एरिया हो गया। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3। पहले x1 वाली पद लिख लिए, फिर x2 वाले लिख लिए। x1 यहाँ से x1/2 आ रहा है, वहाँ से x1/3 विद नेगेटिव साइन आ रहा है, तो x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3। और लिख सकते हैं आप x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसे। सारणिक रूप में भी लिख सकते हैं। सारणिक रूप में कैसे? इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल
ABC ये आता है 1/2, x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। ये सारणिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मापांक आएगा मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट, मॉडुलस ऑफ हाफ इंटू डिटरमिनेंट x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिए हैं फॉर्मूले को, लेकिन आप जब स्कूल में जाएंगे पढ़ाएंगे बच्चों को तो इनको प्रूफ करके बताएंगे। बहुत आसान प्रूफ है। सभी आपके जो कोई भी बुक ले लें आप 11th की, उस सभी बुक्स में आपके ये प्रूफ दे रखे हैं। जैसे ये होगा, सपोज ये एक्स एक्सिस ओरिजिन बाई एक्सिस, और ये ट्राइंगल बना लिया आपने, ये ए, ये बी, ये सी। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं अपने पास x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं बी के x2, y2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। आप क्या करेंगे, ए बी सी तीनों वर्टिसेस से या नीचे परपेंडिकुलर डाल देंगे। एक्स एक्सिस पे भी डाल सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ से देखेंगे आप त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा। यहाँ पर ने मान लिया ये AL है, ये BM है, ये CN है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले अपन AB यानी कि ये समलंब ले लेंगे, समलंब ALMB का क्षेत्रफल प्लस फिर आप ले लेंगे ALNC, समलंब ALMC का क्षेत्रफल। कौन सा, ए और बी दोनों से लंब डाल दिए एक्स एक्सिस पे, ALMB का क्षेत्रफल, या ऐसे लिख सकते थे BMLA। दोबारा चेंज करके लिख देता हूँ, BLMA का क्षेत्रफल प्लस ALNC का क्षेत्रफल, NC है ये। और इसमें से जो नीचे वाला बन रहा है उसका घटा दें, माइनस समलंब BMNC का क्षेत्रफल। और समलंब का क्षेत्रफल तो सबको याद है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। वो सारी दूरी फिगर से देख के आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, आप अपने आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तब निश्चित रूप से प्रूफ करके पढ़ाएंगे। अब इनको दोबारा पढ़ लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A x1, y1, B x2, y2 और C x3, y3 हों, तब इसका क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ ऑफ ब्रैकेट x1/2 माइनस x2/1 प्लस x2/3 माइनस x3/2 प्लस x3/1 माइनस x1/3 ये होता है। और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ, ये मॉडुलस लगाना चाहिए, मॉडुलस नहीं लगाया, मैं मॉडुलस लगा देता हूँ। मॉडुलस इसलिए कई बार कैलकुलेशन के समय नेगेटिव आ जाता और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमेशा अपन इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। हाँ, दोबारा से देखते हैं फिर। If the vertices of a triangle ABC are A x1, y1, B x2, y2, C x3, y3, then its area is half of mod of x1/2 minus x2/1 plus x2/3 minus x3/2 plus x3/1 minus x1/3, and this can be written as half of modulus x1 bracket by2 minus by3 plus x2 by3 minus by1 प्लस x3/1 माइनस by2। तो ये ट्राइंगल का एरिया आ गया जिसके वर्टिसेस कैपिटल A x1/1, कैपिटल B x2/2 और कैपिटल C x3/3 हों। सारणिक रूप में भी लिख देते हैं। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को सारणिक रूप में लिखने पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, हाफ ऑफ
फर्स्ट रो के एलिमेंट देखते हैं, x1/1 1, सेकंड रो के एलिमेंट x2/2 1, थर्ड रो के एलिमेंट x3/3 1। तो ये आपने सारणिक फॉर्म में लिख दिया। इसको एक्सपेंड करेंगे तो वही आ जाएगा जो आपको पहले लिखा था। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में याद करने में आसानी रहती है, उस समय भी आसान है। अगेन राइटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन डिटरमिनेंट फॉर्म, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इक्वल टू मॉडुलस ऑफ हाफ ऑफ x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, ये आ जाता है। एक एग्जाम्पल दे दिया, बिंदुओं A 2, -1, B 5, 8 और C 7, -4 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are A 2, -1, B 5, 8 और C 7, -4। तो देखें क्षेत्रफल या कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो 1/2। पहले तो अपन उससे करते हैं जो पहला फॉर्मूला लिखा था, x1/2 -/3। पहले पॉइंट जो कैपिटल ए है इसको x1/1, कैपिटल बी को x2/2, कैपिटल सी को x3/3 की तरह देखते हैं। तो x1 कितना हो गया, 2/2 -/3, 8 -4, ये आ गया आपका। क्या लिखा है पहले, x1 × 2 -/3। अच्छा, मैंने वो x1/2 वाला नहीं लिखा, इससे कर दिया। इससे करते हैं, उससे भी कर लेंगे। x1 ब्रैकेट 2 -/3 प्लस x2 5 ब्रैकेट्स (3 - 1) -4 -1 प्लस x3 कितना हो गया, 7 × 1 - 2 -1 -8, ये आ गया। दोबारा से देख लें क्या था अपने पास क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला दे रखा था उसकी सहायता से आपने डायरेक्ट लिख दिया ये। और क्या था वो, हाफ ऑफ, एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूं आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ ऑफ मॉडुलस x1 × 2 -/3 प्लस x2 × 3 -/1 प्लस x3 × 1 -/2, ये था। उम्मीद है सभी को याद है। तो यही फॉर्मूला आपने सारा इसमें अप्लाई कर दिया। तो देखें अब कैलकुलेट करते हैं। ये हाफ आउटसाइड 8 - -+4 12, 12 × 2 24, -4 और -+1 यानी -3 और 15 यानी कि -15, फिर -9 और 7, -9 और 7 63, 9 7 जा 63, 63 और 15 ये हो गया 78। 78 में से आपने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया हाफ ऑफ 54। 78 - 24 हाफ ऑफ 54 हो गया, यानी कि ये 27 स्क्वायर यूनिट, 27 वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल आ गया। एक बार दोबारा करते हैं इसी को। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब किस तरह से लिखते हैं, सारणिक की सहायता से लिख देते हैं। हाफ ऑफ क्या था, x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। तो पॉइंट क्या है, 2, -1 5 8, 2, -1 1 5 8 1, और तीसरा पॉइंट था आपका 7, -4। एक्सपेंड कर सकते हैं सीधे सीधे, या 2 0 बना सकते हैं। 0 बनाए तो अपन क्या करते हैं इसमें, R2 goes to R2 - R1 और R3 goes to R3 - R1। दोनों में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाफ ऐसे कैसे रखा, फर्स्ट रो एज इट इज, बिना इसके भी कर सकते थे, सीधा एक्सपेंड कर सकते थे। 5 - 2 3, 8 -+1 9 0, फिर 7 - 2 5, -4 +1 -3 और ये 0। इसको एक्सपेंड कर दिया आपने 1/2, तीसरे कॉलम से एक्सपेंड कर दिया तो क्या आएगा, ये इस तरह से लिया तीसरे कॉलम से, ये 3 9 5 -3,
इसका मॉडुलस लेना है वैसे आपको 1/2 और ये हो गया -9 -45 का मॉडुलस, तो ये वही 27 स्क्वायर यूनिट आ गया। यानी कि जो पहले आपने एरिया निकाला था, पहले डायरेक्ट फार्मूले से निकाल लिया था, अब अपन ने क्या है, अभी भी वही फार्मूला अप्लाई किया, लेकिन अभी अपन ने ये डिटरमिनेंट फॉर्म वाला लिख लिया। तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, कोई भी लगा सकते हैं। अब स्पेशल केस आ गया, क्षेत्रफल जबकि त्रिभुज का एक शीर्ष 0 0 हो, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन वन वर्टेक्स इज एट 0,0। यदि त्रिभुज का एक शीर्ष 0 0 हो, अर्थात बिंदुओं O 0,0, A x1, और B x2, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ ऑफ x1/2 माइनस x2/1 ये होगा। हाफ ऑफ मॉडुलस x1/2 माइनस x2/1। अगेन if one vertex of the triangle is at 0 0, that is the area of the triangle formed by the points 0 0, A x1, and V x2, is half of मॉडुलस x1/2 माइनस x2/1 इससे दिया जाएगा। देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये था अपने पास हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1/2 माइनस x2/1 प्लस x2/3 माइनस x3/2 प्लस x3/1 माइनस x/3 x1 ये था। अब अपने पॉइंट कौन कौन से हो गए, अपने पॉइंट आपका x1/1 x2/2 तो वही है जो x3 था, x3 की जगह 0 और y3 की जगह 0 आ गया एक तरह से, आप ये देखें। तो अब जहाँ जहाँ भी x3/3 है उनको 0 कर देंगे। ये y3 है, ये x3 है, ये x3 है, ये y3 है, तो ये दोनों टर्म कैसी हो गई, 0 हो गई, और दोनों टर्म 0 हो गई तो अपने आप एरिया यही आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वहाँ क्या था, O लिख दिया था, चलो अभी अपन ABC लिख देते हैं, मैंने ABC लिखा है यहाँ पर। तो हाफ ऑफ x1/2 माइनस x2/1 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो यानी कि एक वर्टेक्स ओरिजिन पर हो तो क्षेत्रफल पूरा एरिया लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा फॉर्म आ गया, हाफ ऑफ x1/2 माइनस x2/1 ये लर्न करके रखेंगे। अब एक एग्जाम्पल दे दिया, बिंदुओं 0 0, 3,4 और 7,6 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर 0 0, 3,4 एंड 7,6। तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा सूत्र है आपके पास, जो अभी लिखा था उसी को लिख देता हूँ मैं। सूत्र एरिया बराबर हाफ ऑफ x1/2 माइनस x2/1 के प्रयोग से दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ x1 3/2 इंटू 6 माइनस x2 7 इंटू by1 3। तो कितना हो गया, ये देख सकते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन हो गया। x1/2 3 इंटू 6 माइनस x2/1 7 इंटू 4 है ये। हाँ तो कितना हो गया, 1/2 अंदर हो गया 18 माइनस 24 यानी कि 10, तो यानी कि 5 स्क्वायर यूनिट, 5 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई, ये आंसर आ गया। तो बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन। तो इस प्रकार आज आपने जो त्रिभुज के जो अलग अलग केंद्रक थे उनमें एक विशेष संबंध देखा। क्या देखा कि परकेंद्र, केंद्रक और ऑर्थो सेंटर एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, और केंद्रक ये OH को
2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, नहीं 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है, ये देखा आपने। फिर साथ साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखा, उसका स्पेशल केस भी, उस पर कुछ एग्जाम्पल किए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।